हेलो बच्चों, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज हम एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स आपका बुक चल रहा है उसी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और ये भी हिंदी का चल रहा है, धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें, टेंशन मत लीजिए, सारा सिलेबस कवर होगा, धीरे धीरे सब कुछ करा दिया जाएगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, चलो। और मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं इस कोशिश से अगर मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रक। सबसे पहली बात हमें हमेशा याद रखना है कि जो क्रियाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो हम पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं और अनार्थिक क्रिया जो हम पैसा कमाने के उद्देश्य से, उसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना तो कम से कम नहीं होता। ठीक है, और ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू रिपीट दिस। अब ये देखियो बच्चों, पिक्चर्स दिखा रखी हैं अलग अलग, जैसे ये पोस्टमैन है, लेटर दे रहा है, ये कूली है, ये लोग खेतों में काम कर रही हैं, यहाँ ईंट बना रहे हैं, ये दुकानों दुकान है जिसमें कि क्रिया चल रही है। तो इसके थ्रू क्या दिखाया गया है, निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका ये है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जितनी भी गतिविधियां होती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, उसको क्या किया गया, ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीय क्षेत्रक और तीसरा आपका सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां, जैसे कपास की खेती एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध की प्राकृतिक उत्पाद है। दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा अपने, कि प्राथमिक क्षेत्र है क्या, बेसिकली कि जब आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हो और उससे चीज़ें बनाते हो, वस्तुएं बनाते हो, तो वो क्या होता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया होती है। ठीक है, तो अब प्राकृतिक वस्तुएं देखो, ये आपको दिखाया हुआ है ये सारे, ठीक है, जो हमें खेतों से प्राप्त हो रहा है, या खनिज हो गया आपका, या पशु से प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, तो ये क्या हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोयला है, इससे बिजली बन रही है ना। ये मान लो पशु है तो उससे दूध हमें प्राप्त होता है, दूध भी क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद ही हुआ हमें। प्राथमिक क्यों, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश आर्थिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रकों को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमें कच्चा जो भी उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है, कृषि, डेयरी, मत्स्य, वन, इन सब से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे दें और पूछ लें कि हाँ भाई कौन से क्षेत्रक में आ रहा है, बताओ प्राथमिक क्षेत्रक में आता है कि द्वितीय में आ रहा है कि तृतीय में आ रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल सी बात है भाई, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक हुआ।
जैसे जो भी खेतों से आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो आपका प्राथमिक उत्पाद हुआ, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्रिया हुई, ठीक है। और डेयरी उत्पादन हो गया आपका, इसमें मत्स्य पालन हो गया, वनों से प्राप्त होने वाली चीज़ें होंगी, तो ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। अब अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में सारे उद्योग आ जाते हैं, उद्योग, ठीक है, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो। अब यहाँ पर होता क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करते हैं, कच्चे माल से तैयार माल प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि सपोज करो आप कपास लेके आए, खेत से लेके आए, उसका आपने बना दिया शर्ट या कमीज, ठीक है। तो यानी कि ये कच्चा माल है आपका, और उत्पाद आपको क्या मिल रहा है, कमीज, यानी ये हमारा तैयार माल है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो एक उद्योग में हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक, ठीक है बच्चों। अब द्वितीय क्षेत्रक में देखो, ये आपको जो भी चीज़ें, कपड़े हो गए, कार हो गया, कुर्सियाँ, ये सभी चीज़ें हमें द्वितीय क्षेत्रक से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्रक की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पाद को निर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम द्वितीय क्षेत्रक बोलते हैं। इसके अलावा इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं हो रही है वो कहाँ संपन्न हो रही है, उद्योग में संपन्न हो रही है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक की क्रियाएं भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे है हमारा तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की तीसरी कोटि भी है, जिसे हम तृतीय क्षेत्रक कहते हैं। उपरोक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है, ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वत वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक एवं ट्रेनों द्वारा परिवहन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो यानी ये बेसिकली कर क्या रहा है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, ताकि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में जो गतिविधियां हैं वो और आसानी से संपन्न हो सके। यानी कि अगर सेवा क्षेत्रक नहीं होगा तो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में काम करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें परिवहन हो गया आपका, भंडारण, संचार, बैंकिंग सेवाएं, या आपका डाकिया हो गए, कुरियर वाले हो गए, ये सब आपके सेवा क्षेत्रक में आते हैं, क्योंकि वो लोग क्या दे रहे हैं, सर्विसेज, सेवा दे रहे हैं अपनी एक, ठीक है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसे अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हम शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासकीय एवं लेखाकार कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब हमें एक और बात क्या बोली जा रही है कि कुछ जो सेवाएं हैं वो डायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में अपनी जो सेवाएं हैं वो देते रहते हैं। जैसे टीचर्स हैं, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने जो भी पढ़ा होता है, जो भी उनकी समझ है वो बच्चों को डिलीवर कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर्स हैं अपनी समझ का, अपने ज्ञान का उपयोग करके वो मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है। जो वकील हैं वो भी यही करते हैं। तो ये सब क्या है, इसके अलावा एटीएम हो गया आपका, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, ये सारे क्या है, सेवा क्षेत्र के ही उदाहरण हैं। और अब सेवा क्षेत्र क्या हो गया, इसका जो रूप है वो बदल गया है और ये सेवा क्षेत्र और बड़ा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज तीनों क्षेत्रकों की तुलना। अभी जो हमने तीनों क्षेत्रक पढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, हम उसके बीच में अब तुलना करने वाले हैं कि किस क्षेत्रक में कितने लोग जो हैं वो
काम करते हैं उनका उत्पादन कितना है और जीडीपी में उनका कितना योगदान है। तो देखो बच्चों, हम पहले कुछ चीज़ें समझते हैं थोड़ा सा कि हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, यानी ये है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये होता क्या है? तो बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझें तो किसी भी क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक होते हैं वो 3 क्षेत्रक होते हैं आपके। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और ये है आपका तृतीय क्षेत्रक जिसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्रक। इन तीनों ही क्षेत्रकों में जितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, और ये हम निकालते कब है? एक लेखा वर्ष का। अब लेखा वर्ष क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपका स्कूल होता है, जो 1 अप्रैल को नया सेशन स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका सेशन चेंज होता है, उसी तरीके से जो हमारा लेखा वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है बच्चों, तो लेखा वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है बच्चों, अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के मूल्य के योगफल को जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी निकालना इतना आसान तो है नहीं। अगर आप प्राथमिक क्षेत्र की ही को देखें तो देखो कि देश में कितने सारे किसान हैं, कितना सारे अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो देश में कितने विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, सेवाएं भी कितनी सारी हैं। तो उन तीनों क्षेत्रों को में कितना उत्पादन हो रहा है और फिर से जीडीपी को ज्ञात करना ये एक बहुत कठिन कार्य है जो कि केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से यह एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटर, कीलों और फर्नीचरों की संख्याओं का योगफल कैसे कर सकते हैं। अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। यह है समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप 1000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 हो जाएगा और 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रक में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, उसके बाद उनका योगफल ज्ञात किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, तीनों क्षेत्रकों में जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं और वो कितने में बिक रही हैं, इसको जोड़ दिया जाता है और उससे हम क्या निकालते हैं, देश की जीडीपी का ज्ञात करते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित वस्तुओं और बेची गई प्रत्येक वस्तुओं की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना
का ही औचित्य है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है और मिल में गेहूं की पिसाई होती है, और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसे चीज़ों का उपयोग करती हैं और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, और वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग से गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के मूल्य के रूप में कई बार गणना होती है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, जो वस्तुएं हम उपयोग कर रहे हैं, वस्तु 2 प्रकार की है। एक है आपका अंतिम वस्तु, एक है आपका मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु जिसे हम फाइनल गुड बोलते हैं, और ये होता है इंटरमीडिएट गुड। इसका उपभोक्ता करता है। इससे अन्य वस्तु बनाई जाती है। ये ब्रॉडली छोटा सा एक डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे आप बिस्किट ला रहे हैं, ठीक है, बिस्कुट अगर आप ला रहे हो तो उसको खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। या आप ब्रेड ले रहे हो, वो भी या आप कपड़े खरीद रहे हो, ये सब हम डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, अंतिम वस्तु हुआ। अगर हम मध्यवर्ती वस्तु की बात करें, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ, आटा मान लो 2 लोग खरीदते हैं, यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है। ये मान लो ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक है। ये क्या करता है, आटा लाता है अपने परिवार के उपयोग के लिए, और आटे से वो क्या बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है, रोटियां या जो भी उनको बनाना होता है वो अपना काम करते हैं। अब ये क्या करता है, इस आटे का उपयोग करता है बेकिंग के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, बिस्कुट बनाता है। तो अब क्या जो बिस्कुट बनाएगा, क्या ये इस्तेमाल करने वाला है? बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, इन बिस्कुटों को जो बना रहा है वो बाजार में बेचेगा। इसीलिए इस व्यक्ति के लिए जो आटा है वो एक मध्यवर्ती वस्तु है, जबकि इस व्यक्ति के लिए जो आटा है वो एक अंतिम वस्तु है। तो अंतिम मतलब यानी वो सभी चीज़ें जिसका उपयोग हम डायरेक्टली करने वाले हैं उसका, और हम कुछ और नया नहीं बनाने वाले हैं। और मध्यवर्ती वस्तु में क्या हो जाएगा, उसका हम उपयोग करेंगे कुछ और बनाने के लिए। आप ऐसे गन्ना ले सकते हो, अगर मान लो गन्ना कोई व्यक्ति खरीदता है, उसको खाता है वो, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। लेकिन अगर गन्ना जो है वो चीनी मिल वाले खरीदते हैं, या गुड़ बनाने के लिए खरीदते हैं, या जूस बनाने के लिए खरीदते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, क्योंकि उससे अन्य चीज़ जो है वो तैयार की जाएगी। अब हम जब जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी, तो हम अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य ही क्यों लेते हैं? जैसे मान लो अब कोई पर्सन है ए, इसने गेहूं बेचा, ठीक है, किसको बेच दिया, बी को बेचा। बी क्या है, मिल मालिक है, मिल मालिक है, इसने क्या किया, उसको पीसा,
मान लो इसने 8 रुपये में बेचा था, ठीक है। अब इसने पीसने के बाद अपना 2 रुपये फ़ायदा मिला करके इसने कितने में बेचा होगा? 10 रुपये में। अब कोई पर्सन है सी, अब वो क्या बनाता है? बिस्किट बनाता है, ठीक है। अब इसको आटा मिला 10 रुपये में, इसने क्या किया? चीनी मिलाया या जो भी तरीका था उन सब में इसने अपना मतलब बिस्किट तैयार किया, और उसे लगा कि मेरी एक बिस्किट जो है वो पैकेट बन करके तैयार हो रहा है 20 रुपये में, ठीक है। अब उसने मान लो 4 पैकेट बनाए उतने से, और एक पैकेट कितने का है? 20 रुपये का। तो उसने कितने का तैयार किया? 80 रुपये का। तो 80 रुपये का जो बेच रहा है इसमें गेहूं का मूल्य भी शामिल है, मिल मालिक ने जो 2 रुपये अपने इंक्लूड करे थे वो भी शामिल है। तो ऑटोमेटिकली हम इन सबको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, हम केवल इसको शामिल करेंगे, क्योंकि इस मूल्य में बाकी सभी चीजें अपने आप ही जुड़ी हुई हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, जिसे जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। भारत में जीडीपी मापना जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है, और तब जीडीपी का मूल्य का अनुमान लगाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब क्षेत्रक जो हमने 3 पढ़े हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है? सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं, शिल्पियां और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगा है, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी यह अवस्था में अधिकांशतः उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थीं, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य इस्तेमाल करने लगे हैं, लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्र का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। हमारा एक कुछ डेटा है। भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में, 1973 में आप देखो ये है प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र का, ये तृतीय क्षेत्र का। अब 2003 के अनुसार आप देखो प्राथमिक क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, द्वितीय क्षेत्र का भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम परिवर्तन देख रहे हैं वो हम सेवा क्षेत्र में देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन जो है वो सेवा क्षेत्र में आया है? इसके कुछ कारण हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ढंग से समझना।
वर्ष 1973 से 2003 के बीच में 30 वर्ष में यद्यपि सभी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुआ है। परिणामतः वर्ष 2003 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण है। तो सबसे पहला कारण है, किसी भी देश में अनेक वस्तुएं, अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासकीय कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे किसी देश का विकास होता है तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अन्य सेवाओं की जो मांग करना है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर देश का विकास हो रहा है तो वो कि जैसे बीमा हो गया, उसकी डिमांड करेंगे वो। और इसके अलावा हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए जो संरचनाएं हैं, जैसे कि आपका ये संचार हो गया, परिवहन हो गया, ये सब उतने ही ज़रूरी, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको देश का विकास करना है तो सेवा क्षेत्र का भी विकास होना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, फिर क्या होगा, जो सेवाएं जो हैं जैसे बैंकिंग हो गया, आपका बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इन सब का जो विकास है वो तेज़ी से होगा। सेकंड पॉइंट, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसे सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक दोनों का विकास हो रहा है, इसलिए दोनों जो क्षेत्रक हैं वो अपने अपने लिए क्या करेंगे, सेवाओं की मांग करेंगे। जैसे मान लो खेतों में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उसको बेचने के लिए आपको बाजार तक लेके जाना पड़ेगा, तो आप परिवहन की सेवा का मांग करेंगे। उत्पादन हुआ है उसको आपको रखना है, क्योंकि सारा तो एक बार में बिकेगा नहीं, तो आप उसको क्या करोगे, एज स्टॉक के रूप में आप जो स्टोर हाउसेज होते हैं, भंडारण गृह होते हैं, उनमें आप रखोगे। तो वो भी क्या एक सेवा है, आप भंडारण की मांग करोगे। इसके अलावा संचार की सेवा चाहिए आपको। तो इस तरीके से क्या है, अगर दोनों ही, चाहे प्राथमिक क्षेत्र को चाहे द्वितीय क्षेत्र को, अगर दोनों ही क्षेत्रों का विकास होगा तो वो जो क्षेत्र जो है वो क्या करेगा, सेवाओं की मांग करेगा। तीसरा पॉइंट कहता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो क्या करते हैं, अन्य चीज़ों की मांग करते हैं। जैसे आज आप देख सकते हो जोमेटो हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, होम डिलीवरी, मतलब आपको रेस्टोरेंट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्या है, लोगों का जो जीवन जो स्तर है, जो जीवनचर्या है, उसमें क्या है, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे वो अन्य सेवाओं की मांग भी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपका रेस्टोरेंट हो गया, लोग घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। इसके अलावा अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी तो वो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी वैसे वैसे वो सेवाओं की मांग जो है वो ज़्यादा अच्छी सेवाओं की मांग करने लग जाते हैं। चौथा पॉइंट कहता है, विगत दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इस नवीन सेवाओं और उसके प्रसार के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अन्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो, आप आजकल क्या है, ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब फ्री होम डिलीवरी का चलन चला हुआ है। तो ये भी क्या सेवा क्षेत्र का एग्जाम्पल है
कि लोग जो है अब क्या, क्योंकि जो होम डिलीवरी है वो फ्री है। अब लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने लिए जाएं या चीज़ लेकर आए। उन्हें लगता है कि अगर हमारा एक फ़ोन करने से, एक ऑर्डर करने से चीज़ें हमारे घर पर ही आ रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, तो क्यों ना इस सेवा का हम उपयोग करें। तो ऐसे में क्या है, अब जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ को अपॉइंट कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र का और ज़्यादा विस्तार हो रहा है। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी वस्तुओं में समान रूप में समृद्धि नहीं हुई है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र में केवल कुछ लोगों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इसके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक क्या कहता है, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित मतलब काम कर रहे हैं, कहाँ एम्प्लॉयड है। अब अगर हम इसको देखें तो आप देखो 1973 में प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग काम करते थे, 70% से अधिक। द्वितीय क्षेत्र का ये भागीदारी और सेवा क्षेत्र की ये है। अब अगर 2000 का आंकड़ा ले, प्राथमिक क्षेत्र का ये योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का ये है और तृतीय क्षेत्र का ये है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में लोग जो है वो काम ज्यादा कर रहे हैं, अराउंड 65%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है सेवा क्षेत्र, और सबसे कम संख्या में लोग काम करते हैं द्वितीय क्षेत्र में यानी उद्योगों में। जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 30 वर्षों में क्षेत्रों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है। यानी अगर हम देखें तो आज भी लोग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज भी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न कर पा रहा है, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध नहीं है। अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 8 गुना वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में महज 2.5 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 11 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी 3/4 है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प रोजगार है। यानी क्या है, कृषि क्षेत्र में जो है जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा करके हम अन्य क्षेत्रों में रोजगार दें, तब भी उससे कृषि में जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उसका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, ये डेफिनेशन है।
अल्प रोजगार में क्या हमें लगेगा कि सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। इसे खुली बेरोजगारी नहीं कहा जाता। ये क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या मतलब छिपी हुई, हमें तो लग नहीं रहा कि लोग बेरोजगार है, लेकिन वास्तव में लोग क्या है, बेरोजगार है, क्योंकि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है। आप अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपने जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। यानी कि जो 5 लोग एक ही जमीन पे काम कर रहे हैं, उनमें से अगर हम 2 लोग को हटा करके कहीं और काम कराएंगे, तब भी उस जमीन से हमें उतना ही उत्पादन मिलेगा जितना कि हमें पहले मिल रहा था। और इससे क्या होगा, जैसे 3 लोग मान लो इस जमीन पे काम कर रहे हैं, तो उतना ही उगा रहे हैं जितना वो पहले उगाते थे। 2 लोग जो है, अगर मान लीजिए वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उन्हें अलग से वेतन मिलेगा। तो इस तरीके से क्या, उस परिवार की आय जो है वो बढ़ जाएगी। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प रोजगार दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वो प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़क पर ठेला खींचते तथा अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरे दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम है, वहाँ भी लोग अधिक काम, मतलब जितने ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में भी यही है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि लोगों के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध हो जाए। उपरोक्त चर्चा में से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जाती है, हम कुछ तरीकों को देख सकते हैं। अब हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपने भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल हम 2 लोगों को 50 दिन बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्य को अपनी भूमि में रोजगार मिल सकता है। मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प रोजगार की समस्या अपने आप ही कम हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या बोला गया हमें कि सिंचाई की सुविधा अगर विकसित होगी तो लोगों को कृषि करने के लिए पानी उपलब्ध होगा। तो जब पानी उपलब्ध होगा तो वो अपने एक भूमि के टुकड़े पर क्या कर सकते हैं, 2 से अधिक फसल उगा सकते हैं। अब जब 2 से अधिक फसल उगाएंगे वो, तो उन्हें अपने ही खेतों में रोजगार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं।
मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पादन नजदीक के शहर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसे निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इन तरीकों से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों के बीज और फसलों के उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसान को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए प्लम्बर सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकार से पैसे उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो इन इन वह सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्रा और साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम यह अन्य तरीके से एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रकों के उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ाना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अन्य अवसर मिलेगा और वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे, अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जैसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग के लगभग 20 करोड़ बच्चे, इनमें से लगभग 2/3 ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते हैं या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि वे बच्चे भी विद्यालय जाने लगेंगे तो और अधिक भवन, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। ये पर्यटन अथवा ग्रामीण शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकेंगे। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों में कि अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। हमें इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 200 जिलों में काम का अधिकार करने का कानून बनाया है। देखो बच्चों, अब इसमें हमने इतना जो पढ़ा, इसमें क्या बताया गया हमें?
जो कृषि क्षेत्र है वहाँ अल्प रोजगार है, मतलब अधिक संख्या में लोग जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए? कृषि क्षेत्र में सुधार करके वो कैसे किया जा सकता है कि मान लो जो खेत है जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ हम पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। किसानों को जो बीज हैं, कीटनाशक हैं, वो अगर हम सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएंगे तो उससे वो खेती की जो क्रियाएं हैं वो अधिक सरलता पूर्वक कर पाएंगे। इसके अलावा किसानों को सस्ते ऋणों की आवश्यकता होती है ताकि वो कृषि में निवेश कर सके। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो संस्थागत सुधार है, जैसे सड़क का निर्माण हो गया, शीत भंडार गृह का निर्माण हो गया, इन सब से क्या है किसानों की जो जीवन में है बहुत अच्छा सुधार आ सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर ध्यान देना, जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे मान लो जो दाल उगाया जा रहा है उन दाल को ऑब्वियसली बात है साफ करके पैकेट में पैक करके बाजार में बेचा जाता है। तो अगर इस चीज़ की व्यवस्था हम ग्रामीण क्षेत्र के आसपास करेंगे जहाँ पर वो चीज़ उगाई जा रही है, तो उससे अगर हमने कोई भी उद्योग खोल दिया मान लो जहाँ पर दाल पैक हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है जो लोग कृषि का काम करते हैं उन लोगों को जिस मौसम में कृषि में कार्य नहीं है उस मौसम में वो उन उद्योगों में जाके काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उनके लिए भी अवसर की उसे उन्हें भी अधिक अवसर जो है वो प्राप्त होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। अगर हम संस्था का सुधार करते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, तो इससे क्या होगा जो छोटे किसान हैं जो खेतों में अपना फसल उगा रहे हैं उन्हें बाजार तक ले जाने में आसानी होगी। अगर स्टोरेज रूम बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं, शीत ग्रहण भंडारण, तो उससे क्या होगा जो किसान आलू प्याज जैसी चीज़ें हैं उन्हें वो क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं और जब उन्हें अच्छा कीमत मिलेगा तो उसे वो बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो ये कुछ अवसर जो हैं सुझाए गए हैं जिन्हें अपना करके भारत में जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत सरकार ने 200 जिलों में काम का अधिकार लागू किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है वो लागू करा है, जिसे मनरेगा कहा जाता है इंग्लिश में। अब इसके अंतर्गत क्या है उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि जो मनरेगा लागू किया सरकार ने, इसमें क्या बोला गया है कि सरकार बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी और अगर सरकार ऐसा करने में असफल होती है तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।